तो इवोल्यूशन में हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन करेंगे जो एक्सप्लेन करती है इवोल्यूशन है क्या। देखो अगर हम, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ भाई, फादम, मैम। हाँ जी, मैम। सॉरी 2-3 दिन एडजस्ट कर लो, अभी तो चलता रहेगा, कॉलिंग आ सकती है बीच में, हम मना नहीं कर सकते उठाने से। ओके जी, तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में देखो, इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, हम ये समझना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी जमाने में सिर्फ एक सेल था, वो कहाँ से इतना इतना सारा डेवलप हुआ, और डेवलप होकर कौन बन गया, इंडिविजुअल्स ह्यूमन बन गए, फॉर एग्जांपल प्रिया बन गई। हम ये जानना चाहते हैं। तो इवोल्यूशन देखा जाए तो एक प्रोसेस भी है कि स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुई और प्रिया बन गई, और इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट भी है कि स्टेप बाय साइड जो वेरिएशन आती रही उससे प्रिया बन गई। तो प्रिया अपने आप में भी इवोल्यूशन है और प्रिया का बनना भी इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन बहुत बड़ी सी टर्म है। हम ये समझना चाहते हैं कि इवोल्यूशन होती कैसे, उसके लिए कुछ थ्योरीज पुट फॉरवर्ड करी गई थी। इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके पोस्टुलेट्स क्या थे ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे ना बेटा, देखो इस पार्ट में से जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो तीनों में से है, तीनों की वेटेज तो काफी है। जो आपको याद रखना है कि जब भी आप थ्योरीज पढ़ते हो, ये थ्योरी क्यों लिखी है मैंने, थ्योरीज लिखना चाहिए था। जब भी आप थ्योरीज पढ़ते हो तो थ्योरीज में क्वेश्चन बनते हैं आपके पोस्टुलेट से, मतलब कि वो थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे, तो आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे। तो मुझे बताओ, लिमार्किज्म कर लिया हमने। मैम। आपको 3 लोगों की थ्योरीज पढ़नी है, एक लिमार्क की, जिनकी थ्योरी को लिमार्किज्म ही कहा जाता है, ठीक है, और इसका एक और नाम है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये एक थ्योरी है। फिर आपने पढ़ना है डार्विन का कॉन्सेप्ट। चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा ये माना गया था। और जब चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट आया था तो किस साइंटिस्ट से सबका ध्यान हट गया था, जिसका मेंडल। हाँ है ना। इन्हीं के साथ आप मेल्थियस और वॉलेस के भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ये भी 2 साइंटिस्ट थे जिनके कॉन्सेप्ट ने मदद करी थी चार्ल्स डार्विन की। और लास्ट में आप हुगो दी वरीज के बारे में पढ़ोगे। हुगो दी वरीज के बारे में नाम कहीं सुना है? हाँ सुना है। मेंडल मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी। ठीक है जी, तो चलो दिमाग की तरफ चलते हैं। अब जब हम इवोल्यूशन की थ्योरी दे रहे हैं, ये बात समझो कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। अभी भी कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा हर चीज को, तो सबने अपने अपने पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब ऐसे जब सारी थ्योरी हो जाती है ना तो कंफ्यूजन होती है। तो बेटा याद तुझे क्या रखना है कि मेन पोस्टुलेट क्या थे। अगर मैं तुम्हें एक वर्ड बोलूं तो क्या तुम उनकी थ्योरी पे अराइव होते हो। जैसे अगर मैं बोलूं म्यूटेशन वाली थ्योरी किसने की थी, तो म्यूटेशन से सीधा तुम हुगो दी वेराइज पे जाने चाहिए। अगर मैं बोलूं लिमार्क किसने दिया था, मैं तुम्हें टर्म दूंगी, उससे तुम्हें पता चल जाना है कि यहाँ लिमार्क की बात हो रही है। तो जब भी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, जिस वर्ड्स को बोलूंगी इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहले जो थ्योरी इवोल्यूशन की आई थी वो लिमार्किज्म थी। ये दी थी हमें जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क ने 1801 में। नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी को हम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं या लिमार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है, यूज ऑफ डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन मतलब कि अगर कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी हैंड है, हैंड तो छोटा एग्जांपल हो गया, लेट्स से मेरे लेट्स से मेरी आर्म है और मैं अपने आर्म को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मान लो हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बार बार मेरे हाथों को ऊपर से कुछ चीजों को उठाना पड़ता है, या मेरे हाथों को पत्थर धकेलने पड़ते हैं। तो बार बार मेरे हाथों को पत्थर धकेलने पड़ते हैं, लेकिन मैं एक ही जगह बैठ के ये कर सकती हूँ, टांगे यूज नहीं कर रही। तो वो कह रहे हैं कि जिस ऑर्गन को तुम बहुत ज्यादा यूज करते हो ना वो इवॉल्व कर जाता है, जिसको यूज नहीं करते हो ना वो इवॉल्व करना बंद कर जाता है। तो बहुत सारी जनरेशन के बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा कि जो फीमेल्स हैं उनके हैंड स्ट्रांग हो गए और लेग्स अनयूजफुल हो गया, वो कुछ काम करती नहीं है। तो लेग्स डेवलप ही नहीं हुई और सिर्फ हाथ डेवलप हो गए। ये थी उनकी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की थ्योरी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं उन्होंने कैसे समझाया। अब जब भी मैं बोलूंगी ना यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तुम्हारे दिमाग में कौन आएंगे? यस, ठीक है, ये इनका कीवर्ड है, इससे पहचानते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो जिराफ का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि मान लो जिराफ है और पहले जिराफ की जो हाइट रही होगी ना वो डॉग की तरह रही होगी ऑलमोस्ट।
ठीक है, डॉग जैसे दिखते होंगे हाइट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब जो जिराफ खाते क्या है? कैक्टस, कोकोनट। पत्ते। ठीक है, मैं इसको ब्रीफ करके ग्रास लिख दूं। अब तुम इसमें से कोई मुझे फैंसी सा एवोकाडो मत बोल देना। एवोकाडो तो मैंने भी नहीं खाया अभी तक। तुमने खाया? तो ये ग्रासेस खाते थे। विद टाइम हम ऐसे मानते हैं कि ग्रासेस की कमी होने लगी होगी, जिराफ भी तो कितने सारे होंगे। सो विद टाइम जब ग्रासेस की कमी होगी तो किसी जिराफ की देखो, इवोल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही प्रजाति के। तो कुछ जिराफ्स ने सिर उठाना स्टार्ट किया कि चलो ये जो ऊपर पेड़ लगा है ना, इसके पत्ते भी खा लेते हैं, यानी क्या दिक्कत है, खा लेते हैं। तो उन्होंने अपना सिर एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मर गए, इनके आगे वाली जनरेशन आई होगी ना, राइट। जब आगे वाली, अब ये क्या कह रहे हैं जी, इन्होंने क्या कहा लिमाक ने कि जब उन्होंने सर ऊपर किया तो उनकी नेक्स्ट नेक जो है वो एक्सटेंड हो गई। तो उनकी नेक ने क्या किया, एक्सटेंड होना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो फीचर था ना कि लंबी नेक हो, तो ये फर्स्ट जनरेशन है लेट्स से, फिर इनके जो बच्चे हुए सेकंड जनरेशन वो लंबी नेक के साथ पैदा हुए, फिर थर्ड जनरेशन वाले और लंबी गर्दन के साथ पैदा हुए, फिर फोर्थ जनरेशन वाले और लंबी गर्दन के साथ पैदा हुए। सो बहुत सालों के बाद टाइम हैज कम जब हमें जिराफ ऐसे दिखते हैं जिनकी टांगे भी लंबी है और जिनकी नेक भी लंबी है, और अब वो ऊपर पेड़ के ऊपर के पत्ते खा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में ये क्या कहते हैं कि जब नेक का बहुत ज्यादा यूज हुआ तो वो क्या हो गई, डेवलप। डेवलप कैसे हुई, बेसिकली वो इवॉल्व हो गई, और इवॉल्व कैसे हुई, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड हो गई। या यस यस, ठीक है। तो ये इनका फीचर था, ये इनकी थ्योरी कहती थी। इन्होंने जिराफ का ओरिजिन एक्सप्लेन किया। इतना समझ आया? यो मैम, क्या लगता है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही बोल, मैम सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, देख लेते हैं। इसी बात को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया अपने पोस्टुलेट्स में। तो पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करते करते ना मैं यहाँ पे एग्जांपल जिराफ का लिख देती हूँ, ठीक है। कंपेयर करते जाना कि तुमको समझ आया नहीं। उन्होंने कहा, अब देखो वो जिराफ का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, लेकिन थ्योरी भी तो कुछ होगी ना ओवरऑल, राइट। तो उन्होंने कहा किसी भी पॉपुलेशन में नई नीड अराइज होती है, न्यू नीड अराइजेज इन अ पॉपुलेशन। तो जिराफ में क्या नई नीड आई थी, क्या जरूरत पैदा हुई थी? नीड फूड, यस, नीड फ्रॉम टॉलर ट्रीज, राइट। यो मैम, ये उनकी नीड थी। तो जब पॉपुलेशन में नीड होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूज या डिसयूज ऑफ, नहीं नहीं, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन होगा, है ना। तो बहुत सारे फीचर है जहां हम देखते हैं कि ऑर्गन का यूज नहीं होता तो वो इवॉल्व होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर यूज हुआ ऑर्गन का, तो किस ऑर्गन का ज्यादा यूज हुआ? नेक का, नेक यूज्ड, नेक एंड लेग्स एक्चुअली दोनों होती है, नेक एंड लेग, क्योंकि लेग को भी तो हमें चाहिए ना हाइट, वो भी तो पैर भी उठा के कोशिश कर रहा होगा ना। अगर तुम किसी चीज को ऊपर पकड़ने, जैसे मंदिरी घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे हाथ नहीं जा रहा तो तुम क्या करते हो, टोस पे खड़े हो जाते हो ना। यो मैम, ठीक है, अब ये जो इन्होंने यूज किया, यूज करने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे नेक एक्सटेंड्स स्लोली, स्लोली वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप होगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो लंबी नेक वाला जीन है, जीन फॉर, जीन ही तो होते हैं ना डीएनए में, जीन फॉर लॉन्ग नेक पास टू, किसको पास हुआ ये, नेक्स्ट जनरेशन। शाबाश, गुड गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन को अगर पास ऑन हुआ तो देखो, एक जनरेशन जैसे कि छोटी गर्दन थी, अब नेक्स्ट जनरेशन आई, उनमें वेरिएशन आ गई। अब आपको जिराफ मिलने लगे, न्यू जिराफ विथ लॉन्ग नेक एंड लेग्स। और जब भी आपको नई जनरेशन दिखने लग जाती है जो पुराने वाले से बिल्कुल नहीं मिलती, एक टाइम आएगा जब सब लंबी नेक वाले हो गए, छोटे मिलेंगे नहीं, तो हम कहेंगे कि स्पीसिएशन होगी। स्पीसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यस, न्यू जिराफ स्पीशी फॉर्म, जो हम आज भी देखते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको इनका कॉन्सेप्ट? यो मैम, इनमें गलती पता क्या हुई, इन्होंने एक ही चीज गलत बोल दी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन।
ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गन यूज करोगे वो इवॉल्व हो जाएगा और वो जीन अगली जनरेशन में चला जाएगा। ये दो लाइन थी इनकी जो खतरनाक थी, कंट्रोवर्शियल थी। कंट्रोवर्शियल क्यों थी? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि मेरा ईयर है, मैंने ईयर्स में छेद कर दिया है ना, मैंने तो अपने काउंट को एक्स्ट्रा यूज कर लिया ना, बिना सुनने के अलावा और चीजों के लिए भी यूज करो, उसके पिन्ना में छेद कर दिया। अब ये कहना चाहते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेरी आगे बेटी या बेटा होंगे उनके कान में भी छेद होगा, पर ऐसा होता है? नो No, मैम। ma'am. यस। तो यहाँ पर ये गलत हो गई। और इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल जैसे एथलीट है, आपको दारा सिंह पता है? Yo, ma'am. तो दारा सिंह Yo, एथलीट ma'am. थे, ऐसे थोड़ी ना सारे के सारे एथलीट ही पैदा होंगे उनके घर में, राइट? सो ये थ्योरी यहाँ पर आके गलत हो जाती थी, ठीक है? तो इनकी थ्योरी को गलत जिन्होंने साबित किया वो है हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट। इनका नाम है, नहीं बेटा, अगस्ट विजमैन। नाम मैंने मेंशन नहीं करा था, अगस्ट विजमैन। इनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। और इन्होंने वो बात बोली जो हमें पता है, हमें इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने ही बोली थी। हमें पता है ना कि दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कौन से सेल्स? यूकैरियोट एंड Yo, यूकैरियोट के अंदर भी दो टाइप के सेल होते हैं। यूकैरियोट के अंदर कौन से दो टाइप के सेल होते हैं? सोमैटिक सेल्स और automatic cells. रिप्रोडक्टिव Germ cell. हमें पता है कि सिर्फ जर्म सेल्स ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। मेरी मदर से एग आया होगा, फादर से स्पर्म आया होगा, यही होता है ना। मैम। चेंज जो भी वेरिएशन जर्म सेल्स के अंदर होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई हाथों को ज्यादा, गर्दन को ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे तो सोमैटिक सेल्स थे, तो उन गर्दन में जो भी चेंज आया वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। सोमैटिक सेल्स तो नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही नहीं। तो यही बात अगस्त विजमैन ने प्रूव करी थ्रू द थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेमार्क की जो थ्योरी थी वो किसने डिसप्रूव करी थी? वो थे अगस्त विजमैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहे लिए और उनकी पहली जनरेशन की पूंछ काट दी। अब इस चूहे ने जब रिप्रोड्यूस किया तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो चूहों की पूंछ वाली आई, ठीक है, नॉर्मल पूंछ के साथ पैदा हुई। इसने सेकंड जनरेशन की फिर पूंछ काटी, नेक्स्ट जनरेशन जो आई वो फिर से पूंछ वाली आई, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने कितने रैट्स पे, लगभग 22 रैट्स के साथ ऐसा किया। और 22 रैट्स की जो नई जनरेशन आती थी ना, वो सारी की सारी विथ पूंछ पैदा होती थी। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है, तो उन्होंने कहा वो पूंछ जिसकी मैंने पूंछ काटी है वो पूंछ तो यूज कर नहीं रहा, तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में तो पूंछ जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन जा रही है ना, सब टेल के साथ पैदा हो रहे हैं। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से इवोल्यूशन नहीं होता, ये इन्होंने कहा। समझ आया? यो मैम। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लो। एक्सपेरिमेंट, ये वैसे कोई पूछेगा नहीं एक्सपेरिमेंट कितनों पे कंडक्ट हुआ, अब लिख लो। 1 1 2, ठीक है। चलो अब आते हैं डार्विन। तो लेमार्क की थ्योरी खत्म, अब हम डार्विन पे चल रहे हैं। ओके, यो मैम। सो हम आते हैं डार्विन के ऊपर। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मैम हाँ, तो जो डार्विन की थ्योरी है ना उसको हम डार्विनिज्म भी बोलते हैं। ओके, अब इनकी ये शिप है जिसपे ये वॉयज पे गए थे। वॉयज पे गए थे मतलब एक्सप्लोर करने गए थे सीज पे, ठीक है। तो इन्होंने अमेरिका के बहुत सारे आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया। तो शिप पे जाते थे, फिर जहाँ पे स्टॉप मिलता था आइलैंड पे रुकते थे, वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते थे, उनकी रिसर्च करते थे, उसके बारे में लिखते थे इन्होंने क्या सीखा। तो इन्होंने बहुत चीजों पर रिसर्च करी है, पर हम सिर्फ बतख के बारे में पढ़ेंगे। एक बतखों पे इन्होंने रिसर्च करी थी, वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये जो शिप है इसका नाम है HMS बीगल, ठीक है। इस पे ये वॉयज पे गए थे, तो ये पिक्चर मुझे मिली। तो डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी। वैसे तो बहुत फेमस है, आजकल इससे नहीं पूछते, पर नेचुरल सिलेक्शन पूछ ले तो याद होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग आ सकता है। इन्होंने बुक लिखी थी, जैसे इन्होंने रिसर्च करी ना, 5 सालों तक ये शिप में रहे, वहां पे इन्होंने रिसर्च करी डिफरेंट आइलैंड्स पे, फिर ये वापस आए और इन्होंने अपना सारा डाटा इकट्ठा किया और फाइनली इन्होंने अपना पूरा डाटा जितना इन्होंने सीखा एक बुक में पब्लिश किया। तो बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और 1859 में ये पब्लिश हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट पे और बुक का नाम है। ओके, Yo, ma'am. और वॉयज पे ये गए थे किस पे? HMS बीगल शिप पे, राइट। यो ये भी मैम। इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए चले आगे। Yo. तो डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड पे। व्हाट इज गैलापागोस आइलैंड?
गैलापेगस ना किसी के भी आगे लग सकता है। आइलैंड का तो मतलब यही होता है ना कि आपको एक लैंड मिल रहा है इन बिटवीन वाटर, दैट इज आइलैंड। अब गैलापेगस का क्या मतलब होता है? गैलापेगस का मतलब होता है कि पहले एक बिग लैंड था, एक बिग लैंड था जो विद टाइम ब्रेक हो गया। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, Yo-yo, ma'am. ठीक है, यो एक टाइम पे वो ब्रेक हो गया, अब ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप बन गया, ठीक है। सो दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है ना, जो आसपास ही है एक दूसरे के, दूर दूर नहीं, तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होने हैं नियर बाय, लिव्स नियर बाय, उनके लिए वर्ड होता है गैलापेगस आइलैंड। ओके, Yo-yo, ma'am. तो ये क्लियर है यो मामा। कि ये किसी एक आइलैंड का नाम नहीं है, बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप को टुगेदर कहते हैं। क्लियर? Yo. तो देखो साउथ अमेरिका की तरफ है इक्वाडोर, इक्वाडोर के पास से ये गए थे। तो दीज आर द गैलापेगस आइलैंड, एज यू कैन सी अराउंड 13 थे। तो आप इसमें देख सकते हो छोटे छोटे आइलैंड्स का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, है ना। Yo-yo, Yo-yo, ma'am. यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी वॉयज करी थी, ये तो मैं प्लेन वैसे लगा है, वैसे उन्होंने यहाँ पे पूरी शिप से वॉयज करी थी। तो एक आइलैंड पे रुकते थे, ऑब्जर्व करते थे और आगे चले जाते थे। नहीं, चलो अब देखते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। जब वो जा रहे थे शिप पे तो वो खाली हाथ नहीं जा रहे थे। देखो कोई भी रिसर्च होती है ना तो इंसान उसके बारे में सोच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है वो कौन थे जिनके सर पे एप्पल गिरा था, उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली थी? अब ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन खाने के बारे में सोच रहे थे या न्यूटन बैठ के किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। ऐसे थोड़ी सेब गिरा है तो न्यूटन के दिमाग में ग्रेविटी आ गई। न्यूटन ग्रेविटी से रिलेटेड ही काम कर रहे थे अपनी रिसर्च में, बैठे होंगे कहीं, सेब गिरा तो उनके दिमाग में वो चीज क्लिक करी। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे होते हो ना, करते रहोगे तभी कोई नई रिसर्च हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर रोज अपनी हैबिट में डाल रहे हो पढ़ना, आपने उसको लाइफ का पार्ट बना लिया है, तब कहीं भी देखोगे आपको साइंस दिखने लग जाएगी। आपको कहीं पे भी, जैसे आप यूट्यूब पे भी स्क्रॉल कर रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखने लग जाएगी, याद भी रह जाएगी। वैसे ही डार्विन के साथ था। तो डार्विन ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, गोलगप्पे खाने नहीं गए थे वो, डार्विन पढ़ रहे थे, उनके पास बुक्स थी, ठीक है। तो वो इंस्पायर थे थॉमस मेल्थस और अल्फ्रेड वेलेस के वर्क से, ठीक है। तो वो बुक्स पढ़ते हुए जाते थे और उनसे वो सीख रहे थे और अपनी रिसर्च भी साथ साथ डेवलप कर रहे थे, ठीक है। तो थॉमस मेल्थस का उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने उनकी एक बुक पढ़ी जिसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ऐसे लिखा है, ये पूरी किताब का नाम है। थॉमस मेल्थस की किताब का नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लो कि जब भी उनके पास टाइम होता था शिप में वो ये किताब पढ़ते थे। ओके, इनकी रिसर्च में अब प्रॉब्लम पता है क्या थी? इवोल्यूशन के बारे में सब लोग सोच रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि इवोल्यूशन के बारे में किसी के पास प्रूफ नहीं था। डार्विन वो पहले इंसान थे जो जाके प्रूफ लेकर आए थे कि इवोल्यूशन होती है और ऐसे ही होती है, ये उनकी खास बात थी, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ वो बुक कौन सी पढ़ रहे थे। वो पढ़ रहे थे एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बाय थॉमस मेल्थस। सो थॉमस मेल्थस ने क्या बिलीव करते थे वो उन्होंने मेंशन किया था, और उसी के आसपास डार्विन की भी रिसर्च है। इट्स जस्ट दैट उनके पास प्रूफ था तो उनकी रिसर्च सबसे सुपीरियर मानी जाती है। तो थॉमस मेल्थस अपनी बुक में लिखते हैं दैट एनी स्पीशीज लेट्स से ए हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। देखो इमेजिन करो ये आइलैंड है। अब अगर तुम समझना चाहते हो तो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, तीनों की बात समझ में आ जाएगी, इमेजिन नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा। समझ लो ये आइलैंड है और यहाँ पर कुछ किसको रखे हम, कोई भी एनिमल बताओ, छोटा सा जो हैंडल हो जाए। Rat. फ्रॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है लेट्स से ए हम कर लेते हैं फ्रॉग है। अब फ्रॉग, जितने भी फ्रॉग है यहाँ पे यार, उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना कि जितना मर्जी रिप्रोड्यूस करे, है ना, यो मामा। जितने बच्चे प्रोड्यूस करे, कितने भी हो सकते थे। लेकिन रियलिटी में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं स्टिल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। सीजनली ये थोड़ा वेरी कर सकता है, जैसे बारिशों में नंबर इनका एकदम से बढ़ जाएगा, रिप्रोडक्शन का सीजन होता है, वैसे जनरली नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी, आज मैं आइलैंड पे गई 10 साल के बाद गई तो सिर्फ वहां पे फ्रॉग ही है, ऐसा नहीं होगा। पॉपुलेशन भी एक नंबर तक ही इंक्रीज होती है, राइट, ओवर पॉपुलेशन जनरली होती नहीं है। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों है, अगर फ्रॉग के पास पोटेंशियल थी कि वो रिप्रोड्यूस करते रहते, इतना रिप्रोड्यूस कर लेते कि आइलैंड सिर्फ उन्हीं से भर जाता, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई स्पीशी के पास पूरी पोटेंशियल है ग्रो करने की पर फिर भी वो रुक जाती है, ऐसा क्यों, क्या लगता है? Ma'am, resources limited. कितना मर्जी रिप्रोड्यूस कर लो, खाने के लिए जब बचेगा ही नहीं तो जिएंगे कैसे? तो इसलिए उनमें भी समझ होती है, डिजाइन होता मैकेनिज्म कि इतने ही बच्चे रिप्रोड्यूस करें और ज्यादा नहीं करने हैं ताकि हम लोग रह पाए। और कंपटीशन भी होता है, देखो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो लड़ाई भी तो ज्यादा होगी ना, खाने के लिए, रहने के लिए। Yo-yo, ma'am. यही बात उन्होंने एक्सप्लेन करी।
देखो जो तूने बोला बहुत सही बोला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, उन्होंने एक्सप्लेन करा, और ये सब उनकी थ्योरी है, उन्होंने वर्बली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कंपटीशन इज देयर, वो कह रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और यहाँ पे कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक भी और इंटर स्पेसिफिक भी। इंटर स्पेसिफिक मतलब जब भी सेम स्पीशीज में कॉम्पिटिशन, अभी आपने स्कूल में देखा है एक कंपटीशन होता है इंट्रा स्कूल और एक होता है इंटर स्कूल। इंटर स्कूल जब दो स्कूल्स के बीच में होता है, इंट्रा मतलब तुम्हारे स्कूल के अंदर ही है, तो इंटर का मतलब होता है टू डिफरेंट, तो दोनों तरीके की कंपटीशन है ना, राइट। अगर फ्रॉग ने खा लिए कीड़े तो और भी तो एनिमल कीड़े खाते ही हैं। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी है और इंट्रा भी है, सेम फ्रॉग लड़ेगा कहाँ पे उसको रहना और क्या खाना है, तो कंपटीशन आ गया। कंपटीशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, वेरिएशन कैसी, जैसे हर रोज की लड़ाई है कि हर रोज खाना खाने के लिए सारे के सारे, अच्छा मेटिंग के लिए सारे के सारे फ्रॉग एक ही पॉन्ड में जाते थे, लेट्स से यहाँ बना देते हैं, इसे इमेजिन करना, सब एक ही पॉन्ड में जाते थे मेटिंग के लिए। अब कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है ना, तो क्या करने लग गए कि जो फ्रॉग थे उनकी धीरे धीरे टाइम के साथ, अब क्या करते होंगे अगर ये दोनों ये सारे आपस में लड़ते हैं तो कोई ना कोई इनमें से हारेगा ना, जीतेगा कौन से वाला, दो फ्रॉग लड़ रहे हैं तो उनमें से जीतेगा कौन सा, उसके पास क्या होना चाहिए, हाँ हम जीतेगा वही जो मैम स्ट्रॉन्ग हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं बोला जीतेगा वही जो थम्स अप पिएगा। अब प्रिया की लड़ाई हो जाए मुस्कान से तो जीतेगा कौन, जो मुक्के ज्यादा सही मारेगा, मैम प्रिया राइट। तो देखो अब जिस फ्रॉग ने, अब देखो अगर मैंने फ्रॉग बनाया तो आज तो हम क्लास में हंस हंस के मर जाएंगे, छिपकली जैसे फ्रॉग ने ओह गॉड, मैम सुंदर है। ये तो बकरी बनी, अरे ये कौन सी स्पीशीज है। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग फ्रॉग होगा, जो सॉरी जो फ्रॉग स्ट्रॉन्ग होगा उसमें वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। उसमें इस तरीके की वेरी उसको ट्रिक पता चल गई कि सामने वाले को मुक्के तो मारने हैं लेकिन मुक्का पेट पे मारना है तब जल्दी मरेगा, उसने ट्रिक भी सीख ली, उसके दिमाग में डेवलपमेंट होगी। तो क्या होगा धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो स्ट्रॉन्ग वाले ऑर्गेनिज्म थे उनके बच्चे सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें भी वेरिएशन आ गया, तो उनके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग ही पैदा हो रहे हैं। तो इट गिव राइज टू वेरिएशन, जब भी कंपटीशन होता है तब वेरिएशन आती है। अब देखो सब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, सब बैठेंगे सब एक ही किताब से पढ़ेंगे, ठीक है, तो पेपर जाके देखेंगे ऐसे तो नंबर सबके सेम आ जाएंगे, तो सबने अलग अलग तरीका अपनाना स्टार्ट कर दिया। कोई बच्चा ऑनलाइन तुम ट्यूशन ले रहे हो, कोई बच्चा कहीं जाके ट्यूशन ले रहा होगा, कोई बच्चा होम ट्यूशन ले रहा होगा, कोई ट्यूशन ही नहीं ले रहा, सबने वेरिएशन लाई, तो रिजल्ट में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो वही कह रहे हैं, जब भी कंपटीशन आता है लोग वेरिएशन लाते हैं, है ना, तो जैसे वेरिएशन का राइज होता है ना, जो फ्रॉग की स्पीशीज सर्वाइव कर जाएगी वो अपनी वेरिएशन अगली जनरेशन में दे देगी, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो तो ऑब्वियसली मर गई, अगली जनरेशन में वो गई नहीं, तो आने वाले टाइम में आपको सारे स्ट्रॉन्ग फ्रॉग्स दिखने लग जाएंगे। समझ आई बात। मैम सो इसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपको क्या दिखने लग जाएगी, स्पीसिएशन, और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। की वेरिएशन, जैसे ही आपको वेरिएशन आ गई मतलब इवोल्यूशन होगी। समझ आई ये बात। उन्होंने ये बात बोली और इसको यही बात डार्विन के दिमाग में चल रही थी। डार्विन ने इसी चीज को और अच्छे से कैसे ऑब्जर्व किया कि वो एक गैलोपेगस आइलैंड थे और वहां पे उनको ना फिंचेस दिखी। फिंचेस का मतलब होता है ब्लैक कलर की डक, दिस इज अ ब्लैक डक। इन फिंचेस को अब हम बुलाते हैं डार्विन फिंचेस, इसी नाम से जानी जाती है, डार्विन फिंचेस और गैलोपेगस आइलैंड। देखिए आप लोगों ने, याद रखता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये हमारी प्यारी प्यारी डार्विन, अरे कहाँ गई, ये रही हमारी प्यारी प्यारी डार्विन फिंचेस। देखो ये डायग्राम ठीक है। इस पिक्चर को देख के बताना कोई फर्क दिख रहा है चारों में। चोंच में क्या फर्क है चोंच में,
आइल्स में मैम सोच के वो डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट और फोर्थ वाली में फर्क बताना। मैम फर्स्ट मैम में क्या फर्स्ट वो वाली बड़ी में थोड़ी बड़ी बड़ी है। हाँ हाँ आपस में बात कर लो, हाथ खड़े करो, बंद रही हो। अच्छा हाँ भाई पायल। मैम पहले वाले की चोंच ज्यादा बड़ी है और चौथे वाले की छोटी होगी फिर। बहुत ही तीखी सी है, पैनी सी, लंबी है ना उसके कंपैरिजन में देखने में। यो मैम। बहुत अच्छी थी। डार्विन फिंचेस सैंपल इन लैब, एक सेकेंड, बहुत प्यारी पिक्चर थी। ये बेटर है, देखो। देखो सबकी बीक में फर्क दिख रहा है। इतने डिटेल में आता नहीं है, इतने डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। तो सबकी बीक में फर्क है। तो देखो क्या हुआ, डार्विन गए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक आइलैंड बना लेते हैं। ये आइलैंड गए, डार्विन गए यहाँ पे देखने के लिए, उनको पहली फिंच मिली। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली फिंच वही बनाती हूँ जो मेन फिंच है, तो उनको पहली फिंच मिली जो क्या खाती थी। अरे यार मैंने फिंच बनाई तो मुश्किल हो जाएगी, मैं ना जरा सोच बनाऊंगी। मैम कीड़े। चल चल ठीक है, इंसेक्ट वाली बना देते हैं। इंसेक्टिवोरस थी, ठीक है, इंसेक्ट्स खाती थी। फिर वो थोड़े शिप उठाई उन्होंने, कहता चलो आगे चलते हैं। तो तो डार्विन जी पहले यहाँ गए, कह रहे अच्छा अच्छा इतनी सुंदर दिखती हो तुम। फिर वो दूसरी आइलैंड पे गए, जब दूसरे आइलैंड पे गए तो उनको क्या दिखा, है तो वैसे सी कोई चीज तो वैसी है, लेकिन यहाँ पे बीक में थोड़ा फर्क था। मैम ये कैसी थी, ये लेट्स से सीड ईटिंग थी, ये सीड खाती थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर डार्विन को थोड़ा हिट हुआ कि ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे, फिंचेस तो एक जैसी लग रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक बार कभी कभी लगता है ना बोलते बोलते कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है भाई। भाई उन्होंने फिर से देखा, आगे वाले आइलैंड पे गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो और कमाल हो गया, यहाँ पे पिंच फिंच की जो बीक थी वो और पैनी होगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा मोटू बना देते हैं, मोटू मोटू मोटू, ठीक है। ये वाली जो हमारी मोटी वाली थी, ये हमारी कैक्टस वाली थी, कैक्टस ईटिंग लेग से। तो डार्विन को रियलाइज हुआ कि ये सारे के सारे जो फिंचेस है ना ये सेम ही है, बस इनके बीक में फर्क है। तो ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे फिंचेस है तो सेम ही, पर इनकी बीक में फर्क आने स्टार्ट हो गया। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसमें फर्क आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स इवोल्यूशन। लेकिन हुआ क्या होगा, तब उन्होंने अपनी थ्योरी लगाई, ठीक है। तो उन्होंने सैंपल भी लिए, बर्ड्स को लेकर आए, वो ऑब्वियसली उनके डेड थे, वो लिविंग बर्ड्स नहीं लेके आए, पर उन्होंने फिर कॉन्सेप्ट क्या लगाया। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि इन सबके जो शेप है बीक के अलग अलग है, पर ये एक ही है। तुम डार्विन होते तो क्या सोचते? इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए अलग अलग मतलब पीक्स का इम्पोर्टेंट है मे बी। तो हर आइलैंड पे अलग अलग क्यों मिल रही है? ये इंसेक्टिवोरस थी। ओके फिर मैम एक फिर मिनट ज्यादा इंसेक्टिवोरस थी तो इसकी चोंच तीखी थी, फिर इसने सीड खाना स्टार्ट किया तो कम तीखी होगी, ऐसे तो ऐसे। सीड खाना क्यों स्टार्ट किया इसने? क्योंकि मैम इसका एक जगह बहुत पास हो। इंसेक्ट्स भी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे क्योंकि सब होगी ना, इतने ज्यादा पॉपुलेशन होगी, एक ही थोड़ी ना होगी। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ कि हमने क्या बोला, गैलापेगस कैसे बना होगा, एक बिग आइलैंड के टूटने से, है ना। सो उन्होंने क्या सोचा, बट दे थिंग इन कंक्लूजन क्या निकाला होगा कि मे बी जब ये आइलैंड एक था, यहाँ पे तुमको एक ही टाइप की सीड ईटिंग फिंचेस मिलती है, ठीक है। तो पहले आपको सीड ईटिंग मिलती है, फिर धीरे धीरे जब आइलैंड अलग होना स्टार्ट हुआ, जब आइलैंड अलग होना क्या स्टार्ट हुआ, तो फिंचेस एक दूसरे से अलग हो गई ना। तो पहले जो है सारी सीड ईटिंग थी, पहले सारी सीड ईटिंग थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा यहाँ पे सीड तो इतने मिलते नहीं है इस वाले आइलैंड पे, आइलैंड नंबर ए पे, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत है। तो जब इंसेक्ट्स बहुत देखे तो धीरे धीरे फिंचेस ने इंसेक्ट खाने स्टार्ट करे, ठीक है। तो वो सीड ईटिंग से क्या बन गई, नॉन वेजिटेरियन। सीड ईटिंग से इंसेक्टिवोरस बनी, मतलब नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन थोड़ी, इंसेक्ट्स वेज होते हैं। तो बेटा रहना है, तुम्हें खा के बोलेगी मैंने वेज खाया है। है ना। तो ये
इंसेक्टिवोरस बन गई, इंसेक्ट खाने लगी। क्यों खाने लगी? बिकॉज ऑफ द चेंज हैबिटेट, खाने की कमी की वजह से उनके बीक में वेरिएशन आई और वो इंसेक्टिवोरस बन गई। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। मगर मैं एक ही एग्जांपल तुमको दिखाऊं, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ आ गया तो फिर तो इजी हो गया। कि ऐसे इमेजिन करते हैं कि पहले होगी हमारी सीड खाने वाली, तो लेट्स से हमारी सीड ईटिंग वैरायटी है 2, ठीक है, ये सीड खाती थी दोनों, ये मेल है और ये फीमेल है। धीरे धीरे उन्होंने इंसेक्ट खाने स्टार्ट करे, इंसेक्ट खाने स्टार्ट करे तो बीक मॉडिफाई हो गई। यो मैम। अब उन्होंने क्या किया, आगे बेबीज हुए, उनके बेबीज जो यो हुए उनकी भी बीक थोड़ी मॉडिफाई होगी, यो मैम। उनकी आगे जनरेशन हुई होगी। ऐसे बहुत सारी जनरेशन के बाद एक टाइम आया होगा कि जो सीड ईटिंग वाले बीक थे ना, अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अब वो बिल्कुल इंसेक्ट ईटिंग वाले बीक में चेंज हो चुके हैं। सो दिस इज एन, एक पॉपुलेशन में जब नीड आई तो वेरिएशन हुई और वेरिएशन की वजह से आपको नई स्पीशीज मिल गई। सो दिस इज अ स्पीसिएशन। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्पीसिएशन ऐसे होती है, और इस बार वो एक तरह से एक वो पूरा क्या कहते हैं उसे, प्रूफ लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मेल्थस ने भी तो ये कहा था ना, यो मैम। वो ये कि जब बीक मॉडिफाई हो रही थी तो वो ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव कर पाए जिनकी बीक मॉडिफाई होगी। ऐसा तो नहीं ना सबकी बीक मॉडिफाई हो गई, कुछ होंगे जिन्होंने सिर्फ सीड ही खाए वहां पे प्रेजेंट और फिर उनकी बीक मॉडिफाई नहीं होगी, वो मर गए होंगे। तो वो वाले सरवाइव करके जिनकी बीक मॉडिफाई होगी और उनमें स्पीसिएशन हो गई। सो एट द एंड आपको स्पीसिएशन दिख रही है, राइट, नई स्पीशी फॉर्म हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। को समझ में आया? कि बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हो जाते हैं ना, इसलिए। तो ये वाली बात डार्विन ने बताई। अब देखो उन्होंने मेल्थस के वर्क को कैसे और मॉडिफाई किया। मेल्थस का वर्ड हमने पढ़ लिया ना, अब डार्विन ने यही बात प्रूफ्स के साथ रखी। उन्होंने क्या कहा, द इंडिविजुअल विद बेनिफिशियल वेरिएशन विल सर्वाइव मोर इन द नेचर। ये बात किसी ने नहीं कही थी। देखो इन्होंने क्या कहा था, द ओनली सर्वाइविंग विल पास दिस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फॉर बेटर सर्वाइवल। इन्होंने कहा जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाएंगे वेरिएशन का, वो नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। इन्होंने क्लियरली बोला डार्विन ने कि जिनके पास बेनिफिशियल वेरिएशन है, जिनकी बीक मॉडिफाई हो गई है फॉर एग्जांपल, वो ज्यादा नेचर में सर्वाइव करेंगे, दूसरे वाले कर नहीं पाएंगे। इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसमें से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसने दी थी? दिस टर्म वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। नहीं, यही नहीं, टर्म दी थी हर्बर्ट स्पेंसर में। डार्विन कर देते हैं बच्चे, गलत है। इस टर्म को अपनी थ्योरी में यूज किया था डार्विन ने, ठीक है। तो सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? फिटनेस का मतलब होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैनिज्म, नहीं ये गलत मीनिंग बन जाएगा। फिटेस्ट का मतलब होता है हु कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, हु कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली, उनको हम कहते हैं फिटेस्ट। तो यही डार्विन ने बोला कि जिसमें वेरिएशन आई वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, वो नेचर में सर्वाइव कर पाएगा, मोर बेबी प्रोड्यूस करेगा। जब मोर बेबी प्रोड्यूस करेगा, अब देखो तुम मुझे बताओ, मदर नेचर समझते हो? ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ना, नॉन लिविंग है। दिस इज नेचर। नेचर सब कुछ है ना, हवा लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, पर बिना हवा के हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ये नेचर है, हवा पानी सब कुछ। तो मुझे बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो ठंड में सर्वाइव कर सकता है, कोल्ड में, तो क्या वो आर्कटिक में रह जाएगा? नो मैम। नो मैम। कोई ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड में सर्वाइव कर सकता है, तो क्या अंटार्कटिका में रह जाएगा? यो मैम। कोई ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, रहेगा वहां पे? आपको अंटार्कटिका में मिलेगा भी नहीं, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको अपना कहीं लिख लो, ये बहुत आएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब, पहली चीज तो ये कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग आके सिलेक्ट नहीं कर रहा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर अलाउस अ पॉपुलेशन, एक इंसान की बात नहीं होगी ये, ठीक है, अ पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड लिव, इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है जो नेचर हमें अलाउ कर रही है ना, कि हम सब है जिंदा इंसान और हम आराम से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने हमें अलाउ किया।
तो डार्विन ने कहा कि जो वेरिएशन बेनिफिशियल होगी उन इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ है, ये इंडिविजुअल सर्वाइव कर गया क्योंकि ये फिट था, और जो सर्वाइव कर जाएगा उसको नेचर सिलेक्ट कर लेगी। तो जितने भी पीछे आते हैं, जितने भी डार्विन, कहाँ गई, डार्विन फिंचेस थी जो सीड ईटिंग थी आइलैंड नंबर ए पे, वो सबकी सब चली गई, और अब आपको कौन सी मिलती है? Insect eating. इंसेक्ट ईटिंग मिलती है आइलैंड नंबर ए पे। तो आइलैंड नंबर ए पे जो इंसेक्ट ईट करने वाली फिंचेस है उनके साथ क्या हुआ? जो इंसेक्ट ईट करने वाली फिंचेस है वो सर्वाइव कर गई, तो हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? यो मैम, हु कैन रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस कर गई, तो इसलिए उनके साथ क्या हो गया? फाइनली नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उन्हें अलाउ कर Yo दिया yo ma'am. सर्वाइव करने के लिए। तो ये दो टर्म का डिफरेंस समझ आया? Yo yo ma'am. यो मैम, ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर अलाउ कर रही है कि तुम रह लो, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब कि सेक्सुअली आराम से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। ये डार्विन ने बोला था। ओके, यो मैम, क्लियर? Yo yo ma'am. बेटा तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास रख लो सुबह 6 बजे। Yo yo ma'am. आज क्या वार है? Ma'am, आज Thursday. थर्सडे हो गया, Yes ma'am. यो मैम, कल फ्राइडे। सो तो मैं आपकी क्लास फ्राइडे या सैटरडे में रखती हूँ, ठीक है यो मैम, ना? बीच में लेक्चर भी कैंसिल हो गया था ना, तो थोड़ा सा सिलेबस पीछे हो जाएगा। ठीक? Yo yo ma'am. यो मैम, एल्फ्रेड रसेल वेले को पढ़ ले, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि एल्फ्रेड रसेल वेले जो थे उन्होंने भी इसी तरीके की स्टडी करी थी मलाया आर्किपेलागी में। ये भी एक आइलैंड है, यहाँ पे उन्होंने करी थी स्टडी, और वो भी ऐसे ही कंक्लूजन पे आए थे, लेकिन उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बोला था। ठीक है, पढ़ा उन्होंने भी ऐसा ही कुछ था, मेल्थस ने भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन डार्विन थे जो हर चीज को एक्चुअल में एक्सप्लेन कर पाए थे विद प्रूफ, इसलिए डार्विन सबसे ज्यादा सुपीरियर हो गए थे। तो जब डार्विन वापस आते हैं ना, और अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे होते हैं, अपनी सारा डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तब एल्फ्रेड रसेल वेलेस उन्हें एक लेटर लिखते हैं, और वो उस लेटर में डायग्रामेटिकली अपनी पूरी रिसर्च एक्सप्लेन करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी रिसर्च करी थी। फिर बाद में डार्विन अपनी बुक में उनका मेंशन भी करते हैं, उन्होंने साथ में पेपर पब्लिश किया था नेचुरल सिलेक्शन का, बट क्रेडिट ज्यादा डार्विन को जाता है क्योंकि बेसिक रिसर्च तो उनकी थी ना। सो ये इनकी स्टोरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट? यो मैम, तो अब डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, टेक 2 मिनट्स, क्या तुम में से कोई मुझे समझा सकता है कि डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जिराफ की नेक लंबी हुई? टेक 2 मिनट्स, आंसर सोचो फिर बताना एक बारी। टेक 2 मिनट्स एंड देन रेज योर हैंड। मैम पूछा क्या आपने? कि जो लिमार्क ने एक्सप्लेन किया था जिराफ का कॉन्सेप्ट, जिराफ की नेक तो लंबी हुई है, लेकिन टेक योर टाइम एंड एक्सप्लेन मी कि अगर डार्विन का जो तुमने अभी पूरा नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा उसके हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जिराफ लंबी नेक वाले कैसे सर्वाइव हुए? समझ आया? यो मैम, Ma'am. 2 मिनट्स है। डार्विन की तरह सोचो कि कैसे हुआ होगा। हाँ मैं गाड़ी उड़ा लगा, हाँ कोई ये सब बेटा माइक बंद कर ले। डार्विन की तरह सोचो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा नेचर में क्या हुआ? 1 मिनट और कर सकते हो तुम आराम से, बस आराम से सोचना।
इस बार हम किंजल से समझेंगे। किंजल, तो किंजल हमारी डार्विन है। चलो भाई समझाओ किंजल, क्या लगता है क्या हुआ? मैम पहले जिराफ ना घास ग्राउंड पे से खाते थे, हम्म तो फिर जब ग्राउंड पे घास खत्म हो गया वो उन्होंने पेड़ से खाना स्टार्ट किया, पर पेड़ बहुत ऊंचे थे तो वो गर्दन ऊंची करके खाते थे, तो इसलिए उनके गर्दन और उनके आगे के पैर दोनों बहुत ऊंचे हो गए। ये ऊंचे तो हुए, लेकिन फिर सारे जिराफ के सडनली ऊंचे हो गए? नहीं मैम, जिनके नहीं हुए ना वो सरवाइव नहीं कर पाए। हाँ, तो सरवाइव कौन से गए? सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट उनका हुआ जिनके हाथ पैर लंबे हो गए। फिर आने जाने वाली जनरेशन को नेचुरल सिलेक्शन ने सिलेक्ट कर लिया और इसलिए अब लंबी नेक और हाथ वाले जिराफ में मिलते हैं। करेक्ट, शाबाश। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ये लेमार्क ने बताया था, बट डार्विन के अकॉर्डिंग डार्विन ने जैसे कि एग्जांपल ली थी रैट की, उसने बताया था कि मतलब उसने एक पूंछ, पहले तो पूंछ काट दी नहीं नहीं बेटा, रैट। नहीं नहीं, डार्विन ने नहीं ली थी, वो विजमैन ने ली थी। मैम हाँ गुड़िया, इसने इन्होंने ली थी। एल्फ, ये लो, ऑगस्ट विजमैन ने ली थी, ठीक है। डार्विन ने नहीं लिया था ये। उन्होंने टॉर्टोइस और फिंचिस पे मैम बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो विशाल। मैम ऐसा भी हो सकता है कि मैम उनकी जीन ट्रांसफर हो गए हों, जिसकी वजह से वो भी मतलब लंबी नेक वाले हों और उनके बच्चे भी लंबी नेक वाले हो रहे हों। यही बात उन्होंने बोली। देखो, हुआ यही जो उन्होंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना, किंजन ने बिल्कुल ठीक बोला कि पहले तो डिजायर आई कि लंबी नेक चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो अपनी नेक को एक्सटेंड कर रहे थे उनको ऊपर वाले लीव्स मिल गए, उनका खाना खा लिया। जो एक्सटेंड नहीं कर रहे थे वो अभी भी नीचे ग्रासेस पे फीड कर रहे थे, इवेंचुअली वो मर गए, ठीक है। अब ये अच्छा फीचर तो था नहीं, तो जो अपनी नेक एक्सटेंड कर रहे थे, ये जो जीन मॉडिफिकेशन हुई है ना, ये कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक मटेरियल में भी गई है, अब एकदम से नहीं गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, जिन्होंने नेक एक्सटेंड करी उनको खाना मिला, वो सर्वाइव कर गए। वो सर्वाइव करके तो अब उनके बच्चे आए। जो नेक्स्ट जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन ने देखा कि पेरेंट्स ऊपर से खाना खाते हैं, है ना, तो उन्होंने स्टार्टिंग से अपनी नेक को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया होगा ना, पेरेंट्स को देख के मिमिक करते हैं पेरेंट्स की हरकतें ना बच्चे। समझ गए वो कि हमें ग्रास नीचे से खानी नहीं है, हमें तो ऊपर से ही खाना है, तो वो भी ऊपर से करने लगे, ऊपर की तरफ नेक करने लगी। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन इवेंचुअली उनके जेनेटिक मटेरियल में हो गई, जर्म सेल्स के अंदर भी। तो जर्म सेल के अंदर ये वेरिएशन जरूर गई होगी और ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में गई होगी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती रही वो भी यही कोशिश करती रही कि उनकी नेक्स्ट एक्सटेंड होती जाए। जब हर जनरेशन यही कोशिश करती रही ना, यही जनरेशन थी जो सर्वाइव कर गई, नीचे वाली तो मर गई, ठीक है। तो इनके साथ हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इवेंचुअली सबकी नेक एक्सटेंड होनी स्टार्ट हो गई, और हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन हो गई कि नेचर ने इनको सर्वाइव करने दिया। समझ आया? लिमार्क ने बोला सिर्फ ऑर्गन की बात करी, पर डार्विन कह रहा है बात सिर्फ ऑर्गन की नहीं थी, बात ये थी कि जो कोशिश कर रहे थे ना अलग तरीके से खाना खाने की, सिर्फ वही सरवाइव कर पाए। इसलिए आने वाली जनरेशन में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो गया हैबिट में, और उनकी इन्वायरमेंट और हैबिट की वजह से हर जनरेशन में फिजिकली भी चेंज आना स्टार्ट हुआ। समझ आया? तो ये जो सारी थ्योरी है ना, ये इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो काफी हद तक एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है। तो आपको याद कैसे रखना है? लिमार्क के साथ आपको याद रखना है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगस्त वाइसमैन के साथ आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ जंप प्लास, जहां पे चूहे की टेल काटी थी। डार्विन के साथ आपको याद रखना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म उन्होंने नहीं दी थी, वो दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। तो हर किसी के साथ आपको ऐसी कोई चीज याद रखनी है, ओके। चलो अब एक बार डीएनए रेप्लिकेशन देख लेते हैं। तो मुझे बताओ, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन करा था, प्रूफ किसने दिया था? हाँ जी, बस इतने को पता है। रिया बता बेटा। वेजिटल ने, स्टॉल ने दिया था। ओके पायल, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया गया था? डीएनए को किससे कोट किया गया था? मैम सल्फर से और फास्फोरस से। सल्फर के ऊपर क्या लिखना है? हैवी आइसोटोप कौन सा था? सल्फर का, फास्फोरस का? 14। बेटा सल्फर और फास्फोरस वाला वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, हर्शी एंड चेस?
35 बेटा वो हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट है जो ये बता रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक बच्चे का। वो किसने एक्सप्लेन किया था? मेजर्टन एंड शॉल एक्सपेरिमेंट, ये वाला जिसमें हैवी आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन के। समझ आया? यस मैम। कंफ्यूज हो गए? ध्यान से करना, ये मत गलती कर जाना। तो याद है आपने कौन से हैवी आइसोटोप्स लिए थे उन्होंने नाइट्रोजन के? एक N15 था जो हैवी आइसोटोप था, ये आपकी बुक में से लिखा होगा, यो मैम है ना? यो मैम राइट, वो से यूज करते हैं और वो सेंट्रीफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जहां जहां सेंट्रीफिकेशन है उस मीडियम में हम क्या डालते थे? सीजियम क्लोराइड। हाँ, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड, राइट? सो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव बेसिकली ये आइसोटोप हैवी इसलिए लिए थे क्योंकि रेडियो एक्टिविटी थी नहीं उसमें, हमने बस इसे सेंट्रीफिकेशन से पता करना था। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, मेजर्टन एंड स्टॉल। अगर नहीं किया तो एक बार लेक्चर देख लेना, उस दिन बहुत अच्छे से करा था आई गेस, राइट? यो मैम एप्लीकेशन में पेरेंट स्ट्रैंड कि मुझे प्लॉइडी बताओ कि वो किस डायरेक्शन जा रहे हैं ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वन। जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है। तो पेरेंट, अगर ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है तो पेरेंट स्ट्रैंड में मैं क्या लिखूं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है? 5 जो पेरेंट्स फ्रेंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है। ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड उसका ऑपोजिट होगा, इट वुड बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कॉन्टिन्यूस का। अगर डिसकंटिन्यूस में देखोगे तो देखो कैसे दिख रहा है आपको, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है और पेरेंट स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में घूम रहा है? खुल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिख रहा है? यो मैम प्लॉइडी पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये लेबल होने के लिए नीट में आ रखा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड पता होने चाहिए। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स किस पे बनते हैं? कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ता कौन है? डीएनए लाइगेज रोग। लाइगेज गुड। डीएनए रेप्लिकेशन होती कौन से फेज में सेल के? एस फेज ऑफ इंटरफेस। यस, गुड 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 गुड। और ये देखो एनसीईआरटी दिख रही है सबको? एक बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन से इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी तुम्हें ये लिखा हुआ दिख रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction. तो DNA dependent DNA polymerase 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसाइज कर सकता है ना? यो मैम वेरी गुड। और अच्छा मैंने बस रेप्लिकेशन दी थी ना? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कि मैम आधा मैम पेरेंट स्ट्रैंड वन पेरेंट से मैम न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड होते हैं। कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होगी तो 2 डीएनए बनेंगे और दोनों डीएनए में क्या देखने को मिलेगा? वन स्टैंड एंड न्यू स्टैंड। एक न्यू स्ट्रैंड होगा और एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, राइट? वेरी गुड। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर तो तुमको पता है, गुड। ओके, इसके अलावा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस आपको क्या कहती है? दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, राइट? हमने कल भी पढ़ा था ना। और डीएनए किससे इवॉल्व हुआ है? इवॉल्व हुआ है आरएनए से। शाबाश। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है? लोकेशन क्या है इसकी? यूकैरियोटिक सेल में? न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में? जिसने साइटोप्लाज्म बोला था ना, ध्यान से, ये बहुत बार करा चुकी हूँ मैं। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेशन है जो साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों। बाकी यूकैरियोट में बाकी प्रोसेसेस न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, बी केयरफुल, ये बहुत कॉमन तरीका जो बच्चे करते हैं, तुम्हें कॉमन मिस्टेक्स नहीं करके आनी, राइट? क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल के पास? मैं बोल रही हूँ जेनेटिक मटेरियल। एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी वो अपने रेप्लिका बना सके। दूसरा मैम स्लो म्यूटेशन।
मैम वो स्टेबल स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। तीसरा म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो चेंजेस म्यूटेशंस उसमें होनी चाहिए। और चौथा मैम वो एबल होना चाहिए अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सेस कर पाए। ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आया था ना पीवाईक्यू में, करा है हमने राइट। उसमें बताना था ना कौन सी क्वालिटी नहीं हुई, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन था, है ना। यस मैम। गुड, वेरी गुड। टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए आरएनए? आरएनए। हाँ, ऐसे ध्यान नहीं जाता ना, तो देखो यहाँ लिखा है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मतलब पढ़ के तो आए हो तुम डीएनए रेप्लिकेशन, नो डाउट। ठीक है जी। तो अब हम लोग कल मिलेंगे। कल क्या पढ़ के आओगे?